गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ किलाड़ी फाइंडिंग्स। तो ये टॉपिक आपके हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो किलाड़ी एक विलेज है जो कि शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साउथ तमिलनाडु के। मदुराई से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वैगई रिवर के पास में पड़ता है। यहाँ पर 2015 से कुछ एक्सकेवेशंस की जा रही थी और अब पता लगा है कि यहाँ पर एक अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये संगम एज में ये अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए पहले तो हम संगम एज के बारे में देखते हैं। संगम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस या फिर एसोसिएशन। संगम एक एकेडमी ऑफ पोएट्स थी जो पांड्यन किंग्स के पैट्रोनेज में चलते थे। ठीक है, तीन तरह के संगम हमको मिले। पहले संगम जो एज थी उसमें मदुराई जो पहला संगम था वो जो है मदुराई में हुआ, और इस संगम कॉन्ग्रीगेशन को या एसोसिएशन को गॉड्स ने और लेजेंडरी सेजेस ने जो है वो अटेंड किया। लेकिन कोई भी उस समय का लिटरेरी वर्क जो है अभी अवेलेबल नहीं है। जो सेकंड संगम हुआ वो कपाड़पुरम में हुआ, और सारा लिटरेरी वर्क जो उस टाइम पर पब्लिश हुआ वो पेरिश हो चुका है, लेकिन सिर्फ टोलका पीएम बचा है। जो थर्ड संगम है वो मदुराई में हुआ, और उसको मुडा थिरुमरन ने जो है वो फाउंड किया था। जो संगम लिटरेचर है वो मोस्टली जो थर्ड संगम में जो भी लिटरेचर बनाया गया उस समय का है। ठीक है, जितने भी सेकुलर रिलेटेड मैटर हैं, चाहे पब्लिक सोशल एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सब इसमें मेंशन किए हुए हैं। कुछ संगम लिटरेचर जो फेमस है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। टोल्कापियम, पटु पटु, फिर एटुटो गई। ठीक है, ये सब जो हैं ये कुछ मेजर संगम लिटरेचर हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या एक्सकेवेट किया गया है। लगभग 18,000 आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो अनअर्थ किए गए हैं। पॉटरी मिली है वहाँ से, फिर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली हैं, और इससे ये पता लगता है कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल स्क्रिप्ट्स हैं हिस्ट्री की। डाइंग इंडस्ट्री, ग्लास बीड इंडस्ट्री, बीड्स मिले हैं वहाँ पर। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल टाउन था उस समय पर, और ये अब हमको एक्सकेवेट करने से पता लग रहा है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है संगम पीरियड के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो सिग्निफिकेंस है क्या। इससे ये हमें पता लग रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 से 2021 के बीच में जो एक्सकेवेशंस की हैं उसकी जब कार्बन सैंपलिंग करके देखी, तो हमें ये पता लग रहा है कि जितना हम संगम एज को पुराना समझते थे उससे भी 300 साल और पुरानी है संगम एज। ठीक है, सो इससे हमें क्रूशियल एविडेंस ये भी मिलता है कि आयरन एज और जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है उसके बीच का जो पीरियड था वो क्या था। ठीक है, अब किलाड़ी एक्सकवेशंस जो हुई हैं उसको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम कंपैरिजन करें, तो ये पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी ही मॉडर्न वो सिविलाइजेशन थी, और अर्बन सिविलाइजेशन थी, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी, और बहुत ही एडवांस्ड थी। ठीक है, तो हमें एक तरह से ये पता लगता है कि ऑन द कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ऑलमोस्ट उसी के कंपैरिजन में उस टाइम पर वो सिविलाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट करती थी जब संगम एज चल रही थी। तो ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल नीनो एंड ला नीना। ज्योग्राफी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इंडिया ने अब जो है नॉर्मल से ज़्यादा कोल्ड विंटर जो है वो एक्सपीरियंस की बिकॉज ऑफ ला नीना। ठीक है, लेकिन अब आने वाले टाइम में कह रहे हैं, अब जो आने वाला साल, इस साल में मतलब कि एल नीनो के जो है आने की 50% प्रोबेबिलिटी है। तो एल नीनो जो है वो स्प्रिंग से पहले हमें पता लगता है कि क्या आना है या नहीं आना है, लेकिन एक स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर है। क्यों है? क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन आने लगता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हलचल होती है हमारे वेदर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सन ट्रांजिशन कर रहा होता है इक्वेटर से आपके एक हेमिस्फेयर से नीचे नीचे जाने में। मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग के बाद जो है आपका सन आपके सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव करना शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है क्लाइमेट में जो है वो बहुत ही चेंज देखने को मिलता है। तो हम प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या एल नीनो आएगा। कई बार क्या होता है कि स्प्रिंग में जो है जैसे करंटली अगर हम देखें तो ला नीना ईयर चल रहा था, तो जब ला नीना ईयर चलता है तो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जस्ट बिकॉज ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा हीट है, इसका मतलब हमेशा मतलब ये नहीं है कि एल नीनो उसके बाद आएगा ही आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एल नीनो जो है उसमें वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट, और अर्थ ने जो है पिछले 3 सालों में ला नीना ईयर्स देखे हैं, तो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि एल नीनो इस बार आएगा। और ग्लोबल जब भी एल नीनो आता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बिकॉज हमारे यहाँ का मानसून जो है वो इफेक्ट होता है। रादर ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, इस पूरे रीजन में भी जो है बारिश इफेक्ट होती है, और एकदम से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ कर देता है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाएंगे अगर एल
नीनो ने इस बार जो है हीट जो है वो रिलीज़ करी। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे कि एल नीनो और ला नीना में होता क्या है। तो बेसिकली पैसिफिक ओशन में अगर हम देखें तो जो सरफेस जो टेम्परेचर है वो लो रहता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, और हाई रहता है आपके कोस्ट ऑफ पेरू, मतलब जो आपके साउथ अमेरिका वाली साइड में, मतलब ईस्टर्न साइड पे आपके हाई टेम्परेचर सिस्टम रहता है, और जो वेस्टर्न साइड है मतलब जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का साइड है वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम रहता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है ऐसा। लेकिन एल नीनो और ला नीना में क्या होता है, ला नीना में तो क्या होगा कि यही जो ट्रेंड है, जो नॉर्मल वाला ट्रेंड है, ये एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा कि वेरी हाई टेम्परेचर्स जो है वो पेरू के कोस्ट पर, और वेरी लो आई एम सॉरी वेरी नॉट टेम्परेचर्स, वेरी हाई प्रेशर एट कोस्ट ऑफ पेरू, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में वेरी लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, बिकॉज ऑफ आपके जो आपका पेरू कोस्ट है वहाँ पर बहुत ठंडा पानी हो जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया और जो आपका ये इंडोनेशिया वाला रीजन है यहाँ पर बहुत गर्म पानी हो जाता है। ठीक है, अब एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में ये कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। अब होता क्या है, एल नीनो एक वार्म फेज है, ला नीना एक कोल्ड फेज है। एल नीनो में क्या होता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो के उधर का जो प्रेशर सिस्टम है वो हाई हो जाता है, और जो आपका साउथ अमेरिका वाली साइड या जो कोस्ट ऑफ पेरू का जो जो प्रेशर सिस्टम है वो लो हो जाता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है ट्रेंड। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब हमारे यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा एशिया वाली साइड पर, तो उससे हमारे मानसून में इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, हमको तो लो प्रेशर चाहिए होता है मानसून के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर मानसून इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जो है प्री मानसून और मानसून सर्कुलेशंस दोनों ही इफेक्ट होंगी, उससे डेफिसिट आ जाएगा। और वर्टिकल शेयर क्या होता है कि विंड्स की इंटेंसिटी अपर एटमॉस्फेयर में वो भी इम्पैक्ट होती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि साइक्लोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगी, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट हमारा पॉजिटिव रहा तो हमें एल नीनो का उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट्स। ये इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 20 रशियन बैंक्स जो है उन्होंने स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडिया के पार्टनर बैंक्स के साथ ऑलरेडी खोल चुके हैं वो। तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जो डोमेस्टिक बैंक होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक इन उसी डोमेस्टिक बैंक की करेंसी में, जैसे हमारे केस में रुपी में। मतलब समझ लो एसबीआई में कोई भी एग्जांपल ले लो रशियन बैंक का, रशियन स्टेट बैंक ऑफ रशिया एग्जांपल ले लो। तो अब स्टेट बैंक ऑफ रशिया का हमारे एसबीआई में एक अकाउंट होगा, और वो रुपी में अकाउंट होगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक है हमारा, जो रशिया का बैंक है, वो एज अ एजेंट काम कर पाएगा हमारे डोमेस्टिक बैंक का, क्योंकि वो भी रुपी में डील कर रहा है। उसकी वजह से हम इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज दे पाएंगे, और डोमेस्टिक बैंक्स भी जो है वो रशियन मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि उनका बैंक जो है वो उनका बैंक जो है वो एसबीआई में अकाउंट खोल चुका है। अब होता क्या है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स अरेंजमेंट चलता कैसे है। तो इसमें सेटलमेंट जो होती है वो रुपी में होती है, ठीक है, आपको पता ही है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आईएनआर के थ्रू जो है हम जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये पूरा हम एग्जांपल समझते हैं। समझ लो आपने जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो उसका जो इनवॉइस जनरेट होगा वो रुपी में होगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा, अब समझ लो, अब रशिया को जो पैसा मिलना है, आप जब अपने रशिया से कुछ खरीदा तो रूबल में खरीदोगे, है ना। रूबल में उसका प्राइस डिटरमिन होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा रुपी में एट मार्केट डिटरमिन रेट्स। और जो फाइनल सेटलमेंट भी होती है वो भी इंडियन नेशनल रुपी में होती है। प्रोसेस कैसे चलता है, जो ऑथोराइज डोमेस्टिक डीलर बैंक्स हैं वो एसआरवी अकाउंट्स खोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, मतलब इस केस में रशियन बैंक्स। और जो डोमेस्टिक इंपोर्टर जो हमारे इधर से इंपोर्ट करना चाहता है पर्सन, वो रुपी में पेमेंट करेगा एसबीआई में, और एसबीआई क्या करेगा, उस पैसे को उस रशियन बैंक का जो अकाउंट एसबीआई में चल रहा है उसमें डाल देगा पैसे को, और फिर वो रशियन बैंक जो है अपनी कंट्री में एक तरह से कांटेक्ट करके कहेगा कि मेरे पास पैसा आ चुका है, आप वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो है आप इंडिया के अपने जो आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसको भेज दो, हम आपको वहाँ पर ही जो है आपको रूबल में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसीजर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स का भी चलता है। ठीक है, उनको भी रुपये में पैसा मिल जाता है। लेकिन ये सारी जो फंक्शनिंग है ये फिर भी फेमा के अंदर ही आती है, सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फेमा में रिपोर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला है कि कोई भी इंडिया में
कैंडिडेट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर वोट नहीं देता है। तो अगर किसी ने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दी है किसी कैंडिडेट ने रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसको हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मान सकते। अब ये हुआ क्या, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने एक 2017 में रूलिंग दी अनुग्रह नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी की, और उसी को ही सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो पिटीशन क्या थी कि जो अक्यूज्ड एमएलए है उसने करप्ट प्रैक्टिस की है क्योंकि उसने अपनी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करेक्टली नहीं बताई है। लेकिन उस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी जो है इंडिया में हम हमारे एजुकेशनल के बैकग्राउंड के बेसिस पर वोट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इनएक्यूरेट दिखाना या फिर उसको कंसील करना हम करप्ट प्रैक्टिस में एटलीस्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है होता क्या है। तो हमारे जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे करें, हम इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराएंगे या लेजिस्लेचर में इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराएंगे, उससे आरपीए डील करता है। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन भी बताता है कि मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन होगी हाउसेज में। करप्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्क्राइब करता है, और जो भी डिसीजन या जो भी डाउट या डिस्प्यूट होते हैं उसको भी जो है ये आरपीए ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इसको लॉ मिनिस्टर जो उस टाइम पर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वो लेकर आए थे पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 327। अब करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आरपीए के अंदर, हम ये देख लेते हैं। तो जब कोई कैंडिडेट अगर अपने प्रॉस्पेक्ट इन इलेक्शन को बढ़ाने के लिए कोई जो है कोई भी, चाहे वो ब्राइबरी हो, चाहे कोई एनिमिटी की फीलिंग बढ़ाना हो, लोग सोसाइटी में जो है वो दंगे कराना या कुछ ऐसा, कुछ रिलीजन कास्ट के बेसिस पर वोट मांगना, या फिर अपना एक्सपेंडिचर से ज़्यादा खर्चा करना, अगर वो ऐसा करता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन क्या है कि किसी तरह से भी आप इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हो वोटर की चॉइस पर, उसको थ्रेट दे रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो कि हमें वोट देना जो है वो एक तरह से स्पिरिचुअल जो है या फिर डिवाइन पर्पस है। ठीक है, मतलब आप उसको किसी भी तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। सेक्शन 123 का सब सेक्शन 4 जो ऊपर के केस में जो है वो जो एप्लीकेबल है, उसमें आता है कि आप जानबूझकर फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक कर रहे हो अपने बारे में, जिससे कि जो है वोटर्स जो है वो आपको गलत तरीके से जज करें। ठीक है, उसको हम कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्या पहले भी कभी करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो है कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी है? यस, 2017 में उन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला कि एक इलेक्शन को ही एनल कर दिया जाएगा अगर वोट्स जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के नाम पर मांगी जाएंगी। अभी 2022 में भी एक केस चला है, जब 2013 की जो सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की जो फ्रीबीज की जजमेंट थी, जिसमें उस टाइम पर कोर्ट ने बोला था कि फ्रीबीज जो है वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती। लेकिन अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज यही करने लग गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज बेंच को बोला है कि आप उस जजमेंट को रिकंसिडर करो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जूट पैकेजिंग एक्ट 1987। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिजर्वेशन नॉर्म्स जो है वो मैंडेटरी कर दिए हैं कि जूट की मिनिमम इतनी % पैकेजिंग ज़रूर होनी चाहिए राइस, व्हीट और शुगर की क्रॉप्स में। तो इससे क्या होगा, लगभग 3.5 से 4.25 लाख वर्कर्स को और काम मिलेगा, जूट फार्मर्स को काम मिलेगा, वर्कर्स को काम मिलेगा, और 20% रिजर्वेशन कर दी है मैंडेटरी शुगर के केस में। जूट बैग्स में उसको आपको जो है वो क्या कहते हैं, पैक करना ही पड़ेगा। और तो इससे जो है वो वेस्ट बंगाल को एक तरह से बहुत ही बिग बूस्ट मिलने वाला है। और जूट होता क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर्स है आफ्टर कॉटन। इसको 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, 150 से 250 के लगभग रेनफॉल चाहिए होती है, और एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, मेनली ईस्टर्न इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में जो है ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉस्फर जिप्सम। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के साथ जो है वो काम कर रहा है कि कैसे जो है हम फॉस्फर जिप्सम को नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फर जिप्सम एक वेस्ट बाई प्रोडक्ट है जो कि फॉस्फेट रॉक की प्रोसेसिंग से निकलता है।
और इसको जनरली हम एग्रीकल्चर में सॉइल अमेंडमेंट या फिर फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम NHAI के बारे में देखें तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसको बनाया गया है और नेशनल हाईवेज़ को डेवलप, मेंटेन और मैनेज करने का काम इसको दिया गया है। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स, आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया ने मच नीडेड सक्सेस जो है वो अचीव किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में। हमने मिसाइल टेस्ट फायरिंग करके देखी है चंदीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल क्या है? एक तरह से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय प्लेटफॉर्म से हमने इसको जो है टेस्ट करके देखा है और इसमें स्मॉल टर्बोफैन इंजन मानिक लगाया गया है और ये ट्विन स्पूल इंजन है और इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता है। तो बेसिकली हम क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिजिनस लेवल की टेस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि निर्भय मिसाइल क्या है। लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी लगभग मैक 0.7 तक की स्पीड चली जाती है, सबसोनिक स्पीड चली जाती है और 100 मीटर्स के अल्टीट्यूड तक भी पर भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। इसको DRDO ने ही डिज़ाइन भी किया है और डेवलप भी किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने लोरा वेपन सिस्टम जो है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने का जो है वो डिसाइड किया है। लोरा वेपन सिस्टम जो है वो सी टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम है जिसको इजराइल एरोस्पेस ने बनाया है। बैलिस्टिक असॉल्ट कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी और बोथ ग्राउंड और सी बेस प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। लगभग 280 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से प्रोपेल्ड है। GPS और INS दोनों से इसको हम गाइडेंस दे सकते हैं मिड फ्लाइट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संसद रत्न अवार्ड्स गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने रिसेंटली कंग्रेचुलेट किया है फेलो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जिनको संसद रत्न अवार्ड्स 2023 में मिलने वाले हैं। 2010 से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उनकी टीचिंग्स के बेसिस पर 13 MPs को और 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को जो है ये चूज़ किया गया है। और MPs की कैसी परफॉर्मेंस रही है क्यूमुलेटिव पार्लियामेंट में, कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए हैं, कितनी डिबेट्स इनिशिएट की हैं, अटेंडेंस कैसी रही है, फंड्स कैसा यूटिलाइज किया, इन फैक्टर्स के बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया है। और इसका डेटा किसने दिया है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपन पिट माइनिंग। तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओपन पिट माइन एक रिसेंटली चाइना में कोलैप्स हुई है नदर्न इनर मंगोलिया रीजन में, और उसमें जो है वो कुछ लोग मर गए हैं। तो ओपन पिट माइनिंग होती क्या है? एक सरफेस माइनिंग टेक्निक है। जनरली आपकी माइन में तो क्या होता है कि आपको टनल्स बनानी पड़ती हैं या आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ग्राउंड में से, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव मेथड सही होता है। लेकिन ओपन पिट माइनिंग में क्या होता है कि आप सरफेस के जब बहुत ही क्लोज कोई अगर आपको मिनरल मिलता हो तो आप ऊपर ऊपर से ही उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे लिथियम का अगर हम केस देखेंगे उसमें भी ओपन पिट माइनिंग ही चाहिए होगी, वो ऊपर ऊपर से ही मिल जाएगा। तो इसमें जो होता है मिनरल और आयरन डिपॉजिट्स जो है वो अर्थ के सरफेस के क्लोजली ही मिलते हैं, इसलिए ओपन पिट माइनिंग में ही इसको हम जो है वो निकाल लेते हैं। टनल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सट्रैक्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत ही जो है ये खतरनाक होती है, क्योंकि जो है अगर उसके नीचे मिनरल दबा हुआ है और आप उसमें माइनिंग कर रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो केव इन भी हो सकता है, मतलब कि वो ज़मीन खिसक जाएगी और जो है अंदर लोग दब के मर सकते हैं, ठीक है। तो ये खतरा रहता है इसमें। और इसमें कौन सी कमोडिटीज़ जनरली आप ओपन पिट माइनिंग से निकाल सकते हो? जैसे डायमंड हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, मैंगनीज, लेड, जिंक, यूरेनियम, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग लिथियम भी जो है वो आपको ओपन पिट माइनिंग से मिल जाता है। इसके एनवायरमेंटल इम्फेक्ट्स बहुत जो है ख़राब होते हैं। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल उसको सरफेस एरिया से ही निकालना है। बहुत ही वाटर को और एयर को पोल्यूट करता है, लैंडस्केप को डिसफिगर कर सकता है जैसे मैंने आपको बताया, और हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है, लोगों को आपको वहाँ से हटाना पड़ता है परमानेंटली। और इरोजन का और फ्लडिंग का भी वहाँ पर खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पानी यूज़ करते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is significance of Kiladi findings. So this topic is important for your history and art and culture section. So Kiladi is basically a village in Sivaganga district of South Tamil Nadu, and it is about 12 kilometer southeast from the temple city of Madurai, and it is located along the Vaigai river. So excavations have happened here from 2015 and it has
and these excavations have proven that that an urban civilization existed in Tamil Nadu in the Sangam age on the banks of this Vaigai river. So before understanding this topic, let us see what is the Sangam age. So Sangam is basically a group of people or an association. So three types of Sangam happened during this age. So this Sangam was an academy of poets, and as I told you, three Sangams happened, and all of them happened under the patronage of Pandyan kings. So under the first Sangam, which was the congregation of gods and legendary sages, it was attended by these gods and legendary sages, along with of course the poets, but no literary work of this age remains available. It happened in Madurai, and the second Sangam happened at Kapadapuram, and all the literary works had perished, but Tolkappiyam remains. Third Sangam, it happened in Madurai, and it was founded by Mudathirumaran, and all the related material that we attribute to Sangam age is basically belonging to the third Sangam that happened in Madurai. Okay, so what are the Sangam literatures and how are they helpful? Of course, they give us information about matters like public and social activities, and there have been other Sangam literature works also like Tolkappiyam, Patu Patu, Etutogai, etc. So, anyways, let us come back to our original topic. So, what has been excavated so far? After 8 rounds of excavations, we have found that almost 18,000 artifacts have been unearthed from this site. Heaps of pottery have been found. Tamil Brahmi inscriptions have been found, which means that it is one of the longest survival script of history. Dyeing industry, a glass bead industry, beads, terracotta, ivory dyes, gamesmen, etc. All of this have been found, which means that that particular age is an industrial age, was an industrial age, I mean. So what is the significance of Kiladi with respect to Sangam period? What does this excavation tell us about the Sangam period? So currently, when we excavated these materials, when we performed the carbon samples on these Kiladi excavations, we found that Sangam age or the Sangam date was pushed back further, which means that whatever we were assuming about Sangam age, it is even 300 years more uh, uh, earlier than our previous assumption. Okay, so it has also provided us with crucial evidence, which provides us with the missing links of between the Iron Age and the early historic period. If we compare it with Indus Valley civilization, then of course comparisons have been drawn, and it is closely resembling with the Indus Valley signs. It has all the characteristics of an urban civilization. It is presumed that it was an industrious and advanced civilization also. So the next topic is El Nino and La Nina. This topic is important for your geography section. So you know that India has experienced colder than normal winter, and it can be attributed to the weather phenomena called La Nina, and it is being said by the climate scientists that there is a probability that an El Nino will occur in 2023. So why it is being said, let us see that. So El Nino forecast generally comes before spring, but there is a problem here. There is a spring predictability barrier, because what happens is that when there is spring, the sun is transitioning from the equator towards the southern hemisphere, so it creates a lot of disturbance. So it is not correct to make a it is not it is difficult to make a correct prediction about the weather phenomena in the and the later stage of the year during this period. In also in a La Nina year, the tropical Pacific Ocean soaks up a lot of heat, and it does not. It gives us an impression as it gives us an impression that El Nino is being formed. But of course, there is a possibility that because we have had three state La Nina years in the last in the last 3 years, so there's a big chance that Pacific warm water is fully loaded, and it is likely to give birth to an El Nino soon. And in an El Nino year, global warming rises because the tropical Pacific Ocean releases a lot of heat into the atmosphere during that period.
So first of all, we have to see what are the normal climatic conditions. If we look at the normal climatic conditions in the Pacific Ocean, just imagine the map here, that at the eastern end you have this South America, at the western end you have this Australia and Indonesia. Okay, in normal climatic conditions, the South America side, that let us call it that coast of Peru. Okay, at the eastern side, at the coast of Peru, there is high pressure. Okay, and at the Australian side there is low pressure, which leads us to the normal situation where the monsoons, this low pressure, the high pressure area transfers moisture to the low pressure area, and monsoons occur in this area of Australia, Indonesia, India. But in El Nino phenomena, what happens? The condition reverses. The coast of Peru becomes abnormally high temperature, which means a very low temperature is formed and in this coast of Peru, and as compared to Australia, as compared to coast of Peru, Australia gets low temperatures, low ocean temperatures. Because of that, high pressure is formed, which means it will interfere with the monsoon. Okay, so in La Nina, the normal climatic conditions are enhanced, but in El Nino, the normal temperature conditions are reversed. Okay, so that's why El Nino is a warming phase because it is warming the coast of Peru. La Nina is a cooling phase because it is extremely cooling the coast of Peru. Okay, what will be the impact of El Nino on India? Of course, there is a tendency that El Nino generally uh, weakens our monsoon and pre-monsoon activity, but because it impacts the vertical shear, which means it impacts the intensity of winds on the upper atmosphere, it favors cyclone formation. But there is also research undergoing that even if there is an El Nino year, if we have a positive Indian Ocean dipole effect, then it can compensate for the negative impacts of an El Nino. So the next topic is Vostro accounts. This topic is important for our economy section. So recently, government officials in India have informed that 20 Russian banks have opened their special rupee Vostro accounts with partner banks in India. So what is an Vostro account? So Vostro account is an account which is held by a foreign bank in India's domestic bank to trade in domestic currency, which is rupee. Okay, so it allows a foreign correspondent bank to act as an intermediary and provides services through a domestic bank. Okay, so this is a special rupee, these are special rupee Vostro accounts in case of India. And how does it work? So let us suppose instead of reading this entire topic, let me explain you with a small example. So let us suppose that you are an Indian importer, you want to import oil from Russia. What you would do, what would be the arrangement here is that in your State Bank of India, a Russian bank has opened its account in Russia in Indian rupees. So what would happen is that you want to pay your partner from Russia for the oil that you are purchasing. What you would do is you would go to SBI, you would pay in Indian rupees. Whatever, let's suppose that you want to pay 100 rubles, and at that time 1 ruble is 1.5 rupees. So it means you have to pay 150 rupees to SBI, and that SBI would transfer that 150 rupees into the Russian bank account, which is also operating in Indian rupees. So once that account is transferred with 150 rupees, this Russian bank account would inform its bank in Russia that I have received 150 rupees. That is the amount adjusted with the amount that the oil producer has to receive from its Indian partner. Now the oil trade can happen. Okay, so entire invoicing is being done in Indian rupees, the exchange rate is being determined by the market, and the final settlement is also happening in Indian rupees. So this would be beneficial. This would also be applicable in case I want to export something. I would not be paid in Russian rubles. Instead, I would be paid in Indian rupees. Okay. So, but because cross-border transactions are involved here, these transactions are also coming under the guidelines of FEMA 1999. Okay. So the next topic is Representation of People's Act 1951. So this topic is important for the polity section.
Recently, Supreme Court has observed that because no one in India votes for a candidate based on their educational qualifications, so providing false information regarding the educational qualification cannot be considered as a corrupt practice. So, what has happened? Why this case has erupted? So, in 2017, Allahabad High Court in Anugrah Narayan Singh versus Harsh Vardhan Bajpai case, the Allahabad High Court has said that this giving false information about your educational qualification does not necessarily mean that it is a corrupt practice, and the Supreme Court has also upheld this decision. So there was a petition that the accused MLA had committed a corrupt practice because he had not disclosed his correct educational qualifications. But Allahabad High Court said that inaccuracy or concealment of certain information regarding educational qualification does not amount to unduly influencing the voters, and that's why we cannot cover it in the corrupt practice of RPA. So what is RPA? So RPA Act is basically meant for the conduct of elections of both houses of parliament and legislatures of each state, and it also defines the qualification disqualification of members of both houses. It also defines the corrupt practices and also resolves the disputes and doubts related to elections. It was introduced in Parliament by Dr. B.R. Ambedkar, the then Law Minister, under the Article 327 of the Indian Constitution. So, what are the corrupt practices that we're talking about? So, when a candidate is furthering his prospects in the election through means like bribery, promotion of feelings of enmity in society, um, extra expenditure than made mandatory or then sanctioned, is also one of the corrupt practices that are defined under the RPA Act. Undue influence means that you're trying to directly or indirectly interfere or attempting to interfere the minds of the voter using threats or convincing a candidate that it is their divine duty to vote for you. All this is undue influence. Under the section 123 subsection 4 of the act, the intentional publication of false statements also come under the corrupt practices. In this case, or that we have discussed above, this particular section would be applicable. Okay, so what practices have been declared as corrupt practices in the past by the court? Promoting any enmity with respect to religion, race, caste, community, or language. In that case, the election will be annulled. In 2022, the Supreme Court has also asked its three-judge bench to look after, or to reconsider its 2013 judgment of Balaji versus State of Tamil Nadu, in which the freebies were declared as non-corrupt practices under the RPA. Okay. So the next topic is Jute Packaging Act of 1987. This topic is important for our economy section. Recently, Government of India has approved reservation norms for the mandatory use of jute in packaging of rice, wheat, sugar for the year 2022-2023. It will be providing direct employment to 3.7 lakh workers, and it will be in the interests of jute farmers, workers, and persons who are engaged in jute goods production. This would also gave a big boost to West Bengal economy. So jute is one of the most important natural fibers after cotton. It requires 25 to 35 degrees temperature, 150 to 250 centimeter of rainfall, and a well-drained alluvial soil. India is the largest producer of jute, and it is mainly grown in eastern Indian states like West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya, and Tripura. So the next topic is phosphor gypsum. This topic is important for your economy and science and tech section both. So National Highways Authority of India is working with Department of Fertilizers to take up field trials of using phosphor gypsum in national highways construction. So phosphor gypsum is a waste byproduct which comes up after the processing of phosphate rocks, and it is generally used in the agriculture for soil amendment or as a fertilizer. NHAI, you know that it is constituted by an act of parliament. It has been set up as a central authority to develop, maintain, and manage the national highways. It consists of a full-time chairman and not more than 5 full-time members and 4 part-time members, all of them appointed by the central government.
So the next topic is indigenous technology cruise missiles. This topic is important for your security section. So recently, India has achieved the much needed success in indigenous cruise missile technology, and uh, this technology was tested on the subsonic cruise missile Nirbhay platform. It has been equipped with small turbofan engine Manik. And it has been developed by GTRE, Bangalore-based GTRE. So it is a twin spool engine. What is Nirbhay missile, on which this technology has been tested? It's a long-range subsonic cruise missile. It is capable of loitering and cruising at Mach zero point 0.7 speed, and it can even target the it can engage in targets as low as 100 meters. It has been designed and developed by DRDO. So the next topic is long range artillery weapon system. This topic is important for your security section. So defense PSU BAIL has recently signed an MOU with Israeli aerospace industries for this domestically manufacture of and supply of LoRa weapon system. What is this LoRa weapon system? It's a sea to ground and ground to ground system developed by IAI, Israel Aerospace Industries, and it provides ballistic assault capabilities. It can be launched uh, it can be launched from both ground and sea-based platforms. It has a range of 280 kilometers, and it is propelled by a single-stage solid fuel rocket motor. It can be guided by both GPS and INS. Okay, so the next topic is Sansad Ratna Awards. This topic is important for your governance section. Recently, PM Modi has congratulated fellow members of Parliament who will be conferred the Sansad Ratna Awards 2023. These awards were instituted in 2010, were inspired by the teachings of President Abdul Kalam ji, and the jury committee has chosen a total of 13 MPs and 2 parliamentary committees. They have been chosen on their cumulative performance in Parliament. Basically, the number of questions they asked, private member bills introduced, debates initiated, attendance, the funds that they have utilized, etc. And the information regarding all this has been provided by PRS Legislative Research. So the next topic is open pit mining. This topic is important for your environment section. An open pit mine has recently collapsed in China's northern Inner Mongolia region, and it's a what is open pit mining? It's a surface mining technique which extracts minerals from an open pit in the ground. It does not require any extractive methods or tunnels. Because generally the mineral is on closer to the surface. So what kind of minerals can be excavated using open pit mining? Diamonds, manganese, lead and zinc, uranium, even your lithium that we have found in Jammu Kashmir can be extracted using open pit mining. Okay, but there are environmental effects of it also. It consumes a lot of water. There is a threat that the surface where this open pit mining is being done, it can cave in. Okay, it also heavily pollutes water and air. It permanently destroys habitat because you have to move the population which is living in that particular area out of that area permanently. And it also has the risk of erosion and flooding even after the pits are exhausted. Okay, so these are our topics for today. Please download the weekly current affair compilation from our group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.